हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं हेतु विशेष सीरीज चलाई गई है। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में उत्तराखंड सचिवालय रक्षक पेपर 2021 का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज ये पेपर आयोजित किया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा और अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो ये अनऑफिशियल आंसर की है। इसमें हमने 100 के 100 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। जितने भी एस्पिरेंट हैं, आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी, वे अपने क्वेश्चंस को हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सचिवालय सुरक्षा गार्ड पेपर 2021। आज ये पेपर आयोजित हुआ है। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मृगेंद्र का मतलब होता है दोस्तों शेर। तो शेर का पर्यायवाची आपको बताना है। इसका जो पर्यायवाची है शार्दुल होता है। ठीक है, तो शार्दुल इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य क्या है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, कल की छुट्टी रहेगी। मोहन भोजन कर रहा था, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की पहचान ही यही है कि अन्यथा और, ठीक है। तो इस तरह के जब योजक शब्द आ जाते हैं मिडल में, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये एक संयुक्त वाक्य है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सामिस शब्द का विलोम क्या है। सामिस शब्द का जो विलोम होता है वो होता है निरामिस। तो सामिस का अर्थ वैसे दोस्तों क्या होता है, भाला होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निरामिस। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है गुजरात। देखिए, जो गुजरात है यहाँ पर सबसे पहले देवनागरी लिपि का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। गुजरात के नरेश थे जय भट्ट, ठीक है, इनके शिलालेख में इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुजरात है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह शब्द कौन सा विशेषण है। यह वह ये कौन से शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यह शब्द कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक। अब देखिए, यह अभी हमने इससे पहले जो दो पेपर डिस्कस किए हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ। तो यह शब्द कौन सा विशेषण है। अभी हमने सार्वनामिक विशेषण कितने बार पढ़ लिया। तो जबकि इससे पूर्व का पेपर जो अभी हमने डिस्कस किया था आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जबकि फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये रिपीट होते हैं। इसके अलावा यूके पीएससी आरओ एआरओ का पेपर है, वहां पर भी ये रिपीट हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। मुष्टि का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है मुट्ठी। ठीक है, मुट्ठी। तो मुट्ठी इसका क्या हो जाएगा, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे कई कई जगह पे मुक्का भी दिया हुआ है, लेकिन मुट्ठी ही होना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से मुट्ठी ही होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं। तो भाई कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है मतलब। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हो गया, भाषा का आरंभ किससे होता है। ठीक है, जो भाषा का आरंभ होता है वो होता है ध्वनि से। ठीक है, वैसे भाषा का जो सबसे छोटा वर्ड होता है वो तो वर्ण होता है, लेकिन वर्ण से पहले क्या होती है, ध्वनि आती है। ठीक है, तो जो भाषा का आरंभ है वो हमेशा किससे होता है, ध्वनि से शुरू होती है। अगला प्रश्न देखिए, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक। देखिए, आप बहुत सिंपल है, इसको आप अनुप्रास और यमक तो हो नहीं सकता। ठीक है, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, रूपक ये अलंकार होगा। नयन सेज यानी कि आपने नयन और सेज की आपस में तुलना की है, तो इसलिए ये रूपक अलंकार इसमें होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देख लेंगे, ये जो संश्लिष्ट है यानी बी वाला है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, आप देख सकते हैं संश्लिष्ट। ठीक, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद अगला है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य। भाई अस्मिता का मतलब क्या होता है, आपकी पहचान। ठीक है, ठीक, तो आपकी जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, ठीक, आपका बोलना चालना, ठीक है, और वो आपकी पहचान में आ जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर आपकी जो सांस्कृतिक अस्मिता की बात आएगी तो वो आपकी क्या होगी, पहचान से उसका रिलेशन होगा सीधे सीधे। तो दोस्तों अस्मिता का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या है, पहचान है। तो जो हमारा मतलब बोलचाल का तरीका है, हमारे खान पान का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, सोचने विचारने का तरीका है, जो हमें दूसरों से अलग करता है, तो वो हमारी सांस्कृतिक पहचान कहलाती है। ठीक है, अगला आता है अरण्य रोदन। मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अरण्य रोदन का मतलब होता है कि व्यर्थ में रोना। ठीक है, व्यर्थ में रोना, तो अरण्य रोदन, ठीक, जो बेकार में ही रोता रहता है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरण्य रोदन बोला जाता है, निरर्थक रोना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। देखिए पहला है मार्मिक, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय है, साहित्यिक में भी इक प्रत्यय है, स्वाभाविक में भी इक प्रत्यय है, लेकिन मालिक में इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें एक होता है शायद। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है इसमें एक होता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसमें इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा, काफी सिंपल है, दूध सेना हिमालय, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक क्या है, ईमानदारी ना, ईमानदारी से वो काम करता है। ठीक है, कुशलता पूर्वक, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ईमान भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप कथन को लिखते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा बनाते हैं ना, ये, तो उद्धृत करने के लिए कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा को उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। चिदंबरा आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं, सुमित्रानंद पंत की ये काव्य कृति है। 1968 में इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी आता रहता है ये प्रश्न भी बहुत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से घोष वर्ण है। घोष वर्ण देखिए, देवनागरी में क्या होता है ना कि हर नियमित वर्ग में जो पहले दो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, और उसके बाद के जो तीन होते हैं, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, वो सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क ख ग घ ङ, ठीक है, ये है ना, तो इसमें जो पहले दो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अघोष। ठीक है, और जो नीचे के तीन होंगे वो क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, या सघोष वर्ण भी इनको बोलते हैं। तो आपने इसी में देखना है, तो आप देखिए जैसे ये ट ठ पहला और दूसरा है। ठीक है, वर्ग है, वर्ग में ट ठ, तो ये पहला दूसरा है, तो ये नहीं हो सकता। क ख ये भी नहीं हो सकता। चौ तो पहला हो गया। ठीक है, चौ वाला पहला है। अब ये देखिए क्या होता है, प फ ब भ म, प फ भ भ म, तो यानी कि पांचवें नंबर का है, तो इसका मतलब ये क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि घोष वर्ण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग में जो पहले दो हैं उनको बोलते हैं अघोष, और बाकी के तीन को क्या बोलते हैं, घोष वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कई जगह पे इसको संघोष भी बोला जाता है। ठीक है, सघोष, वैसे देखा जाए तो यही बोला जाता है, सघोष और अघोष ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना जा गया है, और सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। सभा, शनि, जंगल, मेला, तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आप किस तरह से स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। आप इसके लिए कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे सभा बुलाई गई ना, तो सभा अगर बुलाई गई तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है ना। शनि भारी है ना, ठीक, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप इसके आगे जाके विशेषण भी लगा सकते हैं, विशेषण से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा, सभा मतलब आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। अब अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे, 8 प्रकार के भेद बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था विस्मयादि बोधक होता है, संदेह बोधक होता है, मतलब कि संदेह सूचक वाला होता है, संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं इनको। इसके अलावा विधानार्थक वाक्य यानी कि विधानवाचक वाक्य भी होते हैं, लेकिन अर्थबोधक नहीं होते। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हिंदी के 20 प्रश्न, इसमें कितने कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। देखिए स्त्रीलिंग वाला हमेशा कहीं ना कहीं से वो आ जाता है, तो इस तरह से आप इनको करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद
उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? ये होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि दोस्तों रीजनिंग का है। 5 दोस्त हैं पी क्यू आर एस टी तथा टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो आप बना लीजिए जैसे कि ये आप 1 2 3 4 5। ठीक है, सबकी दिशा ऊपर की ओर को है और आपसे क्या क्या कह रखा है देखिए, मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ एस टी और बी के बीच में है। ठीक है, देख लेते हैं एस टी और बी के बीच में है, तो इसका मतलब ये एस को यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एस टी और क्यू के बीच में है। ठीक है, बाद में करेक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम फिलहाल हमने मान लिया कि एस मिडिल पर है। ठीक है, और क्यू जो है वो आर के तुरंत बाईं ओर है। ठीक है, तो आर अगर क्यू यहाँ पर है तो आर यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, यानी कि तुरंत बाईं ओर। ठीक है, और जो पी है वो टी के एकदम बाईं ओर है, यानी कि बिल्कुल सही बैठ गया हमारा हिसाब किताब। ठीक, यानी कि एस जो है हमने, आप चाहते तो यहाँ भी मान सकते थे, बाद में हम इसको करेक्शन कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बीच में कौन बैठा है? ऑफ कोर्स कौन बैठा है? एस बैठा हुआ है। ठीक है, एस जो बंदा है, आप फिर से देख लीजिए, एस टी और क्यू के बीच में, तो हमने अपने हिसाब से टी और क्यू को मान लिया यहाँ पर। ठीक, और फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई जो क्यू है वो आर के तुरंत बाईं ओर है, तो क्यू आर के तुरंत बाईं ओर, क्योंकि इनका मुंह इधर की ओर को है तो बायां इधर को होगा ना इसका। ठीक, इसी तरह से इसका मुंह इधर को है तो ये टी के क्या है? बाईं ओर है। पी टी के एकदम बाईं ओर है, तो बीच में कौन है? एस बैठा हुआ है। ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 12 मार्च 2008 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, तो उनके समय पर ही महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न गलत है। चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा कब की थी? ठीक है, यहाँ पर देखिए चीनी यात्री फाहियान नहीं होना चाहिए था, ये हेनसांग होना चाहिए था। ठीक है, हेनसांग ने यात्रा की थी तो वो की थी 634 ईस्वी में। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न का आंसर यहाँ पर गलत बैठता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फाहियान की, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर। ठीक है, भारत उस समय पर आया था वो, और 399 ईस्वी का टाइम से 1414 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठता, तो फाहियान तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के दौरान पे फाहियान भारत में आया था। कपिलवस्तु भी आया था वो। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं बैठता, तो हो सकता है कि ये प्रश्न डिलीट होगा। ठीक, अगला प्रश्न, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका लेखक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न है ना, बार बार आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रकूट पर। ठीक है, चंद्रकूट पर्वत पे ये मंदिर अवस्थित है। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर के बारे में भी आपने सुना होगा दोस्तों, 52 शक्तिपीठों में से एक है और माँ भगवती का ये मंदिर है। श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पे यह अवस्थित है। ठीक है, तो चंद्रकूट पर्वत पर ये अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर चंद्रकूट है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, ये भी काफी बार बार आया हुआ प्रश्न और बार बार ये रिपीट होता रहता है। ठीक, और अगर दुग्ध क्रांति का क्वेश्चन होता तो क्या होता? वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? चमोली में, टिहरी गढ़वाल में, बागेश्वर जिले में, उत्तरकाशी में? इसका राइट आंसर है चमोली जिले में ये अवस्थित है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पीक है और ये चमोली में अवस्थित है। इस शिखर की ऊंचाई है 6727 मीटर। ठीक है, ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभार, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भी काफी सिंपल प्रश्न है और अब इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद की बात करें भाग 3 में, तो दोस्तों ये 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का विवरण है और इसको
भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है संविधान के भाग 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 12 से लेकर 35 और भाग 3। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ज्ञान सिंह बिष्ट को। ठीक है, ये प्रश्न भी आ चुका है पहले। तो आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर उस समय पर ज्ञान सिंह बिष्ट थे। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? देखिए, जब आप किसी उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं तो कौन सा कारक आवश्यक नहीं होगा? ठीक, परिवहन की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी, ऑफकोर्स बाजार की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन शिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं होगी। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इस कारक की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या आपको बतानी है कि क्या संख्या लुप्त होगी। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, आपने दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, ऐड कर दो। 25 + 9 कितना होता है? 34 होता है। 6 छिका होता है 36, 7 सत्ते होता है 49, 36 + 49 तो 9 और 6 होता है 15, 4 3 7 और 1 8। इसी तरह से इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। 4 चको होता है 16, 5 पंजे होता है 25, तो 6 और 5 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो 41 इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत बार आ जाता है। डॉक्टर R.S. टोलिया इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा की सर्वाधिक सीटें प्राप्त है? एसटी की बात हो रही है। ठीक है, एसटी जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें कहाँ पर हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 6 सीटें हैं। इसके बाद उड़ीसा आता है, उड़ीसा में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड में कितनी है? 0 है। उत्तराखंड में कुछ नहीं है। उत्तराखंड में एससी के लिए 1 सीट है। ठीक, यहाँ पर बात चल रही है एसटी की। ठीक, इसके बाद उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है? अल्मोड़ा का। ठीक है, कितना है इसका? 1139 है। ठीक, भारत में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल भी देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभार ना। अब ऐसे प्रश्नों की ओर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम मिस कर जाते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन देखिए कभी कभार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक, तो 32,87,000। ठीक, 32,87,000 इतना याद कर लो, काफ़ी है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, यानी कि आपको बताना है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले। ठीक, यानी कि अगर आज का दिन जो भी रहा होगा, ठीक, तो भाई बीते हुए कल से यानी कल के दिन से 3 दिन पहले, 1 2 3। ठीक, यानी कि 4 दिन पहले, 4 सीधा सीधी मतलब है कि 4 दिन पहले था बुधवार, 4 दिन पहले था बुधवार। ठीक है, तो भाई आपको बताना है कि आगामी कल से 2 दिन बाद, यानी कि आगामी यानी कि आज से 3 दिन बाद, यही तो है। आगामी कल से 2 दिन बाद का मतलब कि आज से 3 दिन बाद, तो 1 2 3 या कौन सा वार होगा? ठीक, तो आप गिन सकते हो। देखो ये बुधवार है, तो ये कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या कर जाएगा? दोबारा से रिपीट कर जाएगा, तो यानी बुधवार। भाई हर 7 दिन बाद क्या होता है? दोबारा से वो दिन रिपीट होता है ना, तो भाई सीधा सीधा हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बुधवार। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले की बात हो रही है, तो यानी कि आज से 4 दिन पहले। तो आज से 4 दिन पहले क्या था? बुधवार था। ठीक, और आगामी कल से 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या है आपको बताना है कौन सा दिन है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 दिन बाद क्या होगा? बुधवार था, तो भाई 7 दिन बाद बुधवार ही तो होगा दोबारा से, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा? तो इस तरह का प्रश्न भी देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं? आप चाहो ना इसमें क्या कर सकते हो, चारों ऑप्शन भी रख के देख सकते हो, फटाफट, समय भी नहीं लगता। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपसे कभी कभार नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कैसे आपको पैटर्न पता लगेगा। देखिए AC यहाँ पर B रखता हूँ मैं, और फिर यहाँ पर ACBB। देखिए ACBB
फिर यहाँ पर आ गया AC, फिर यहाँ पर रख देते हैं ACBB, देखिए ACBB ये, तो इस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पर क्या रहा होगा, C रहा होगा ACBB, फिर यहाँ पर ACBB बन रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा ACBB, यहाँ पर A रहा होगा, है ना, फिर ACB बना होगा लास्ट में, तो क्या बन रहा है भाई BBCA, इस तरह से बन गया। तो A वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कत्यूरी वंश की राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? वो थी जोशीमठ कार्तिकेयपुर में। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी जोशीमठ थी, कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी। ठीक है, जो कत्यूरी वंश का संस्थापक है उनको क्या माना जाता, क्या नाम था उनका? बसंत देव, बसंत देव। ठीक है, शायद परसों मैंने एक वीडियो में गलती से चंद्रवंश के संस्थापक की जगह पे शायद मैंने कत्यूरी राजवंश के संस्थापक, हालांकि मैंने उस वीडियो को दोबारा रिव्यू नहीं किया था, तो अगर ऐसी गलती होगी हो तो समझ जाइएगा। चंद्रवंश के संस्थापक की बात करें तो वो हैं आपके सोमचंद या फिर थोवरचंद। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा आयोग पेपर करा रहा है। कई जगह पे सोमचंद दिया गया है, कई जगह पे थोवरचंद दिया गया है। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश की बात करी जाएगी तो बसंत देव, वासुदेव भी बोला जाता है इनको, तो शायद मैंने गलती से वहाँ पर थोवरचंद या सोमचंद बोल दिया था। हालांकि वो क्वेश्चन ही गलत था तो मैंने उसको डिलीट मारा था, जल्दबाजी में बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? अगेन फिर से वो कौन थे? कत्यूरी शासक थे। ठीक है, तो कत्यूरी शासक ने गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि धारण करी थी इन शासकों ने। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। जब भी देखिए दोस्तों आपके पास इस तरह की सीरीज आ जाए तो हमेशा ऑल्टरनेट पर चले। ठीक है, जब जैसे 3 के बाद 2 आ रहा, फिर 6 आ रहा, तो आपको मतलब यह है कि ऑल्टरनेट चलना है, मतलब एक एक छोड़ के चलना है। तो 3 के बाद है 6, 3 दूनी है 6, फिर इसके बाद है 18, तो यानी 6 3 18, तो 3 दूनी 6, 6 3 18। अब 18 क्या आ जाएगा? चक्को आ जाएगा। ठीक है, तो 18 चक्को कितना होता है? 72। ऐसे करके इसको करना है, बाकी का अब छोड़ दो। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चक्को 72, तो यानी 72 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है, बागनाथ इनके प्रमुख देवता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो संसदात्मक व्यवस्था होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विधायिका व कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, या फिर नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए डी वाला, कि नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में अगर हम बात करें कि विधायिका व कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, तो ये गलत है। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल इसमें नहीं होता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पदों में रहते हैं जब तक कि संसद का उसमें विश्वास होता है, तो कोई एक निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व ये भी नहीं है सही, क्योंकि मंत्री का संयुक्त रूप से संसद के प्रति वो उत्तरदायित्व होते हैं, केवल राष्ट्रपति के प्रति नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि विधायकों का कार्यपालिका की शक्तियों में पृथक्करण, जबकि ऐसा नहीं है, वे आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। ठीक है, विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियां आपस में क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, पृथक्करण नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी अभी आयोग के आंसर की आएगी तो मैं अभी भी इसमें एकदम श्योर नहीं हूं, लेकिन यही होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर कोई घूमती है। ठीक है, क्योंकि जो सन हमारा मतलब सनराइज होता है कहाँ से होता है? पूर्व से होता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी क्या है दोस्तों? ये कर है और ये भूमि कर है जो कि गोरखा द्वारा लिया जाता था। ठीक है, गोरखा के शासनकाल में कई तरह के कर लिए जाते, तो उनमें से एक पुंगाड़ी कर था जो कि भूमि कर था।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया। अभी हमने हाल में जो आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, इतने सारे तो खैर क्या करवाए हैं, 2-3 ही करवाए हैं, उन्हीं में से कितने सारे क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कौन कौन से थे, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। वैसे ये केरल में हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, क्योंकि गोवा में इसके बाद इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम गोवा में हुआ है। ठीक है। मुचकुंद गुफा कहाँ पर अवस्थित है, ये बद्रीनाथ के समीप अवस्थित है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी हमने आपको ये बताया है कि मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के समीप पर अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो गढ़वाल में कौन कौन सी झील स्थित है, यह है विष्णुताल। ठीक, विष्णुताल चमोली में अवस्थित है, जबकि सातताल नैनीताल में है। द्रोण सागर ये काशीपुर में है। भीमताल नैनीताल में अवस्थित, नैनीताल जिले में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक, तो कुछ नहीं है, आप व्हाइट को देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता, वैसे देखते हैं हम। देखिए मैथ्स में हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी, ये कि कौन सिमेट्रिक है। देखिए ई एक सिमेट्रिक नहीं है, तो बस एक ई उल्टा हो जाएगा, बाकी सब एक जैसे रहेंगे। देखिए इसमें डब्लू, देखिए लाइन खींचिए, इसके ये क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे जैसे ये गोला है ना, इसको मैं ऐसे खींच दे तो यहाँ से मिरर इमेज सेम है। तो ऐसे जो होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं कहलाते, मतलब वो सिमेट्रिक कहलाते हैं, सममित आकार बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं सममित। तो हम एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये आपका क्या है, सममित है। ऐसे खींचेंगे, ये भी सममित है, आई भी सममित है, टी भी सममित है। कौन सममित नहीं है, ई सममित नहीं है। तो ई बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ई की इमेज कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो बाकी को बस इस तरह से लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी आई एच और डब्ल्यू, ये। ठीक, स्टार्टिंग आपने यहां से, मतलब आपने लेना यहां से है, और बस आपने क्या करना है, देखना है कि कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर एस होता तो ये एस भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक, जैसे अगर हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में खींचेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो एस का क्या हो जाता, उल्टा हो जाता ये। ठीक, तो ऐसे करके आपको इसमें समझना होता है। तो इस तरह से आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है। ठीक है, देखिए TIHW ये बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक, बस ये ई वाला है वो उल्टा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब बाएं का दायां हो जाएगा, है ना। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किससे है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, हिल यात्रा का जो संबंध है वो किससे है, पिथौरागढ़ से है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य के लिए भी ये प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। तो इसका राइट आंसर है दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, जो कि 1950 में बना था, 1950 में बना था, और ये यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक, तो इसको भी आप याद करेंगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी। राजस्व पुलिस व्यवस्था उस समय के कमिश्नर थे रैमजे, तो रैमजे के टाइम पे की गई थी 1874 में। ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आगे जाके हम हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। कालीबंगा, धौलावीरा, रंगपुर या फिर मालदा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, वैसे तो धौलावीरा इसका होना चाहिए। धौलावीरा 1991 में जगपति जोशी जी के द्वारा एक खोजा गया था। RS बिस्टी भी थे इसमें, और इसमें जो धौलावीरा है गुजरात में अवस्थित है, और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया था। ठीक है, और तो इस हिसाब से वैसे धौलावीरा ही होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं आगे क्या आंसर की में आंसर आता है। और क्योंकि एक तो मालदा है, मालदा का ये पता लग नहीं पा रहा है कि कौन सी जगह पर है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें देखा जाए तो धौलावीरा ही होना चाहिए। वैसे तो अभी नवीनतम स्थल तो कुछ और ही हैं, बालाथल उदयपुर में है। ठीक है, तो वहाँ पर भी खोजे गए हैं कुछ नवीनतम स्थल,
तो अभी चलो इसमें आगे जाके डिस्कस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फिलहाल धौलावीरा ही इसका मान लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न में तो यही हम आंसर देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो संस्थागत स्रोत नहीं है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार सहकारी साख समितियाँ, ठीक है। अब देखिए, कृषि साख का संस्थागत स्रोत यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो जहाँ पर साख की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इंस्टीट्यूट है, सहकारी साख समितियाँ भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन साहूकार कोई या मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो कि क्या देते हैं, मतलब धन लोन पे देते हैं, ठीक है, पैसे ब्याज पर देते हैं, तो वो कोई साख के संस्थागत स्रोत नहीं है, ठीक है। वो तो प्राइवेटली अपना काम कर रहे हैं ना। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। चैती गाथाएं जो संबंधित हैं दोस्तों, इसमें सदेई, फ्यूली, मायके के प्रति प्रेम, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं, चैत के महीने में गाई जाती, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चंद शासन के समय पर कितने प्रकार के कर एकत्रित किए जाते थे, ठीक है। तो इस समय पर दोस्तों 36 तरह के कर लिए जाते थे चंद शासन के समय पे, ना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद शासन के समय पर कितने प्रकार के राज्य कर लिए जाते थे? 36 प्रकार के कर लिए जाते थे। इसमें एक मान्यता भी है, 36 रकम 32 कलम, ठीक है। तो 36 रकम 32 कलम यानी कि टोटल मिला के देखा जाए तो 68 टाइप के कर दिखते हैं, ठीक है। तो करम जो है, जो रकम है, सॉरी, जो 36 रकम है वही राज्य कर मान लीजिए ना। तो इतने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है? जो कृषि होती हैं क्रियाएं दोस्तों, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होती है, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड होती है, कृषि और वानिकी ना। तो ये फॉरेस्ट्री ये किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष में हुआ था? ये भी प्रश्न एक ऐसा है जो कि काफ़ी रिपीट होता रहता है। मालपा में दोस्तों भूस्खलन हुआ था 1998 में, 18 अगस्त 1998 में एक भीषण भूस्खलन हुआ था, जो कि मालपा में, मालपा कहाँ पर अवस्थित है? पिथौरागढ़ में ये अवस्थित है। तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है कि जनरली आता रहता है, ठीक। चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। काफल पाको, आपने सुना होगा, काफल पाको के रचनाकार हैं चंद्रकुंवर बर्थवाल। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मालकोटी में, ठीक है। ये वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म मैं आपको बता दूं 1919 में हुआ था, ठीक है। 20 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा के नाम से जाना जाता था? तो कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह ना, रामजी, ये सब नाम है सर हेनरी रैमजे के, ठीक है। तो इस तरह के नाम से आप याद कर सकते हैं, काफ़ी लोकप्रिय ये कमिश्नर थे। तो इनका कुमाऊं के राजा के नाम से जाना भी जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और परमार। तो भाई जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में था, तो परमार इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश लगाकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो दिल्ली का वह पहला सुल्तान वो था जिसने कि भूमि की पहले पैमाइश करी और लगान वसूल करना स्टार्ट किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है, DRDO, ठीक है। DRDO की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, 2 जनवरी 2020 को, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड वर्तमान मतलब उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए पिछले पेपर में यह आया था कि प्रथम विधानसभा कब निर्वाचित हुई थी। ठीक है, यानी प्रथम चुनाव कब हुए थे। और आज ये प्रश्न आया है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका क्या है, रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यशपाल आर्य। ठीक, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष उस समय पर यशपाल आर्य थे, और जब अंतरिम बनी थी सरकार तो उस समय पर प्रकाश पंत थे। तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं प्रकाश पंत, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं यशपाल आर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल 68% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो ये 68% इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला वो है शीतल राज। शीतल राज ने 22 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। पिथौरागढ़ की हैं ये, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। 24 फरवरी 1960, 23 फरवरी 1960, 12 फरवरी 1960, 22 फरवरी 1960 को। तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा से ये अलग हुआ था, इससे पहले अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील हुआ करती थी ये। तो 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा जनपद से अलग कर दिया गया और अलग से जिला बनाया गया। ठीक है, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। अब देखिए फिर से वही प्रश्न, होम रूल लीग पर फिर से एक प्रश्न आ गया। कल हमने पढ़ा था कि होम रूल लीग पर सबसे पहले उत्तराखंड में कहाँ, मतलब होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई थी, तो वो कब की गई थी, 1914 में अल्मोड़ा में। ठीक है, अब जब गढ़वाल की बात करते हैं तो वो देहरादून में की गई थी 1918 में। ठीक है, तो 1918 में होम रूल लीग की शाखा देहरादून में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न को देखिए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री। देखिए सेम प्रश्न रिपीट हो गया, आबकारी परिवर्तन सिपाही का सेम प्रश्न रिपीट हो गया। इस पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, यानी कि एक पुरुष है, एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माता यानी कि इसकी मदर है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो मैं ही होंगी, है ना। मेरे पिता की इकलौती पुत्री है तो वही तो है वो, तो यानी इस पुरुष की जो मदर है वो वही है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, वो उसका पुत्र है। ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री का मतलब क्या है कि वो स्वयं में वही है, मतलब वो जो महिला है वो स्वयं की बात कर रही है। ठीक है, तो इस पुरुष की माता यानी कि वो उसकी माता है। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो किस नरेश ने किया था ये, देखिए ये 1857 के समय पर हुआ था, और 1857 के समय पर कौन हुआ करते थे, उस समय पर सुदर्शन शाह थे। तो इनकी पत्नी के द्वारा उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था 1857 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गरुड़ शिला कहाँ अवस्थित है। तो गरुड़ शिला दोस्तों कहाँ अवस्थित है, ये बद्रीनाथ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कुनिंद मुद्राओं में किस लिपि का अंकन हुआ है। कुनिंद मुद्राएं अल्मोड़ा मुद्राएं जो मिली हैं, तो अल्मोड़ा में मुद्रा भी कुनिंद से संबंधित है। तो कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है, खरोष्ठी ब्राह्मी, दोनों में अंकन हुआ है, तो दोनों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भिन्न है, आपको बताना है कि कौन डिफरेंट है। वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप या फिर वर्ड। ठीक है, तो भाई जो वेब ब्राउजर, एडोब फोटोशॉप और वर्ड, ठीक है, ये सभी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र की हम जैसे बात करते हैं तो वेब ब्राउज़र में क्या होता है, जैसे हम ओपरा मिनी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम ज़्यादातर हम क्रोम करते हैं। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स भी यूज़ करते हैं कई लोग। ठीक है, और भी कई तरह के ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ठीक, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक,
तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई थी जालंधर में। ठीक है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जालंधर में ये संपन्न हुई है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। वो दिव्यांग तैराक जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो इसमें 4 तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, कई महीनों से ट्रेनिंग ले रहे थे। तो इसमें रीमो साहा हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 और भी हैं, तो मैं उनके नाम आपको बता दूं। एक है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। दूसरे थे जगदीश चंद्र तेली और चेतन राउत। ठीक है, और इसके अलावा है रीमोसा, ये बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो बंगाल से है मतलब ये और ये। ठीक है, तो दिव्यांग तैराक जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। अब देखिए एक और प्रश्न जो कि मैंने आपको अभी हाल में ही बताया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी आपको बताया गया है प्रश्न, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो जब 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पैदा होता है। ठीक, उड़ीसा भंडारण में भी सबसे आगे है और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, यानी कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट में का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी यही है और भंडार भी यही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देवी दत्त पंत थे, वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि एक वैज्ञानिक की रही है। डीडी पंत के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देवी दत्त पंत एक वैज्ञानिक थे। ठीक, और इनके द्वारा आपको पता होगा इनके समय पर उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 25 जुलाई 1979 को यूकेडी की स्थापना हुई थी। ठीक है, पर्वतीय जिलों से बने अलग राज्य के निर्माण के हेतु आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 25 जुलाई। कई जगह पे 26 जुलाई भी दिया हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो 25 या 26, वैसे देखा जाए तो 26 जुलाई ही होना चाहिए, तो इसको देख लेना। तो 25 या 26 जुलाई को 1979 को स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति भी थे ये देवी दत्त पंत। तो देवी दत्त पंत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका बैकग्राउंड साइंटिस्ट था, मतलब वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके बाद अगली बात चल रही है नंदा राजा यात्रा की। तो वो हेमकुंड से कांसवा तक की जो दूरी है वो कितनी है? 280 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए। किरातों का संबंध स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द को से संबोधित किया गया है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बात चल रही है प्रवास की। ठीक है, तो प्रवास के जनांकीय परिणामों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है। बिल्कुल, जब आपके ग्रामीण लोग अपनी जगह को छोड़कर आते हैं तो उससे होता क्या है कि नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि प्रवास से देश के अंतर्गत जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। जब आप प्रवास करते हैं तो जनसंख्या का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, और प्रवास से विभिन्न राज्यों का लिंग अनुपात भी असंतुलित हो गया है, तो ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी?
ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ जाता है। इसके अलावा इन्होंने 1870 में अल्मोड़ा में ही डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी और 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत भी की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो धौली नाग मंदिर है दोस्तों, ये बागेश्वर में अवस्थित है, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर नाग लोग भी थे, तो नाग मंदिर के यहाँ पर प्रमाण पाए गए हैं, मतलब नाग मंदिर हैं तो इससे यहाँ पर नाग जातियों के प्रमाण पाए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाग है वो है बेनी नाग, जो कि पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा जो धौली नाग है ये बागेश्वर में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तड़ित झंझा। तड़ित झंझा का मतलब होता है थंडर स्टॉर्म, ठीक है। जो थंडर स्टॉर्म है वो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कपासी वर्षी मेघों से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ये, ठीक। ये मतलब एक मतलब जब चार्ज होता है वो जब फ्लो कर जाता है तुरंत से, तो तब ये आपके तड़ित झंझा यानी कि थंडर स्टॉर्म उत्पन्न होता है, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या बोला जाता है। इसको सेल बोला जाता है, ठीक। जब आप एक सेल पे काम करते हैं तो उसकी प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है, द बेसिक यूनिट्स ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ठीक। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। तो अल्मोड़ा में जेल का निर्माण दोस्तों 1816 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों, काले बालों वाले और भारतीयों के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कभी कभार यहाँ गलती हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिवन द रिलेशनशिप अमॉन्ग टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड एंड इंडियंस, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इंडियंस मतलब हो सकता है कि भारतीय हो व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा नहीं दे रखा कि आपको यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि भाई भारतीय टॉल व्यक्ति, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला हो सकता था, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि भारतीय हो, ठीक, और वो लंबे भी हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और साथ में ब्लैक हेयर्ड भी हो, ठीक। कुछ भारतीय ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बाल काले हों, ठीक है। रिलेशनशिप अमॉन्ग ब्लैक हेयर्ड एंड इंडियंस, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनके मतलब जो उनके ब्लैक हेयर्ड हों, कुछ के वाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ का अलग कलर भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह का रिलेशन इनका बनेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो लंबे भी हों, कुछ छोटे भी हों, ठीक है। तो लंबे हों ना हों, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे कि जो लंबे होंगे और काले बाल वाले होंगे, कुछ लंबे ऐसे होंगे जो कि ये भारतीय होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है, जहाँ तक मेरी समझ इसमें है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई भारतीय इसमें कोई ऊपर से बन जाए ना, कि भाई यहाँ पर इस तरह से हो जाए। तो इस तरह का रिलेशन बनना तो पॉसिबल नहीं लगता है इस बार, क्योंकि भारतीय कोई सुपर सेट नहीं बनाता है ना, हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में सुपर सेट बोलते हैं। तो देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल में ही हमने आपको ये करवाया है, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था। मलारी गांव में जहां पर इतने समाधियां पाई गई हैं, इसके अलावा 5.2 kg का मुखौटा भी पाया गया था सोने का। तो मैंने आपको बताया था कि मलारी गांव से काफ़ी चीज़ें पाई गई थी, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है ये, चमोली में अवस्थित है, ठीक है। वहाँ के जो सुदूरवर्ती इलाका है तिब्बत, वहाँ पर ये अवस्थित है। तो यहाँ पर किसने कराया था अध्ययन, किसने किया था, शिव प्रसाद डबराल ने किया था, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा यहाँ पर समाधियों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पे भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर लंका नामक स्थान पे भागीरथी से जानवी नदी का मिलन होता है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं,
टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। टिहरी बांध का निर्माण कार्य, देखिए अभी हमने इस प्रश्न के बारे में भी पढ़ा था और मैंने उसको बताया था कि टिहरी बांध का निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ था। उस समय पर ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्न किस तरह से डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली है। तो अगर आप एक टॉपिक कोई पढ़ते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसके सभी आयामों को पढ़ेंगे तो आपसे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपको वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कि अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में अल्प जनसंख्या होती है तो ये नहीं हो सकता। अटाकामा में भी कम होती है जनसंख्या, ध्रुवीय प्रदेश में भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति ऐसी है, मतलब कि यहाँ का जो पारिस्थितिकी ऐसी है, परिस्थिति मतलब आपके चारों ओर का पर्यावरण ऐसा है कि यहाँ पर अल्प जनसंख्या होना स्वाभाविक है। भूमध्य रेखीय में बहुत एक बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है, जबकि अटाकामा काफ़ी शुष्क मरुस्थल है। ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ठंडा होता है और दक्षिण पूर्वी एशिया मानवों के रहने के लिए उपयुक्त जगह है। तो यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ये एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है, यानी कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ से इसका क्रमांक 18 है, जबकि नीचे से इसका क्रमांक है 13। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे? ये हो जाएगा 18 प्लस 13, तो यानी कि 8, 9, 10, 11 और यानी कि 31। अब 31 में से आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 30, यानी कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। समझिए कि अगर किसी की रैंक ऊपर से 18 है, नीचे से 13 है, तो आप दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि कुल आपको बच्चे पता लग जाते हैं, या कुल कितने लोग हैं, वहाँ पर कितने लोग खड़े हैं वो आपको पता लग जाता है। कि कभी कभार ऐसे लाइन वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना कि इसका क्रमांक आगे से 7वां है, पीछे से 6ठा है, तो कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? 7 + 6 - 1, 7 6 13 में से 1 गया, 12 लोग हैं। तो कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं। अब कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कितने विद्यार्थी लड़के हैं? तो 30 में से 6 को माइनस कर दो तो 24 इसमें क्या है? लड़के हैं। ठीक, ऐसे इस प्रश्न को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो इसका राइट आंसर है कैप्टन हडलस्टन। ठीक है, कैप्टन हडलस्टन ने श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल खोला। वैसे इस क्वेश्चन के बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ उतना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। अब देखते हैं, आंसर की आने दीजिए, फिर भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करूँगा और फिर भी देख लेते हैं इसका राय। मेरे हिसाब से तो इसका यही होना चाहिए। ठीक है, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो 1929 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था कुमाऊं में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर कहाँ आक्रमण किया था? तो ये पूना वो जगह है जहाँ पर शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन को देख छोड़ दिया जाए दोस्तों तो हमारे, आप मान लीजिए कि 100 के 100 प्रश्न ये बिल्कुल सही हैं, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सही होने चाहिए। आंसर की में भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, फिर उसमें ऑब्जेक्शन डाला जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।